हेलो डियर स्टूडेंट्स, CSR नेट सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे थे और आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टोटल 8 क्वेश्चंस लगभग आए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट, गेट फिजिक्स, जेस्ट, टिफर जैसे एग्जाम्स जो हैं उनके लिए लेक्चर वीडियोज़ जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं वो यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट कहने लग रहा है कि एक स्टेशनरी मैग्नेटिक डाइपोल है जिसको प्लेस किया जा रहा है एक इन्फिनाइट सरफेस के ऊपर और उसमें एक सरफेस करंट डेंसिटी है इन द एक्स डायरेक्शन, है ना, K इंटू आई कैप दे रखा है। तो पूछ रहा है कि डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। देखो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं ये Z डायरेक्शन है, ये X डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है। ठीक है, और आपने यहां पर क्या प्लेस किया हुआ है? आपने यहां पर प्लेस कर रखा है इन्फिनाइट सरफेस। ओके, तो इन्फिनाइट सरफेस यहां पर मौजूद है और करंट डेंसिटी वो कैरी कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू है K इंटू आई कैप। ओके, और इसके ठीक जस्ट अबाव आपने एक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल। उस पर आपने बताना है कि जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना टॉर्क का, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट फॉर्मूला इज टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड अबाउ Z इज इक्वल टू 0, मतलब Z इज इक्वल टू 0 जो सरफेस है उसके अबाव आपने यहां पर रखा है मैग्नेटिक डाइपोल को। तो वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने जा रही है वो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखो पहले तो मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता हूं। बायोट-सावर्ट्स लॉ की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा J वेक्टर क्रॉस R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड ds। ये किसी सरफेस एरिया के लिए हमारे पास कैलकुलेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी। ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है दैट इज J वेक्टर क्रॉस R कैप। ओके, और R कैप का डायरेक्शन सेम है जैसा कि हमारे पास यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस वेक्टर का होता है N कैप। तो आप N कैप का डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में है। तो अगर देखो ये सरफेस है, दिस इज सरफेस, तो ऊपर Z डायरेक्शन है, नीचे हमारे पास माइनस Z डायरेक्शन है। ओके, तो अब ये वैल्यू प्लस K कैप भी हो सकती है और इसकी वैल्यू माइनस K कैप भी हो सकती है, डिपेंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप अबव द प्लेन निकाल रहे हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड आप बिलो द प्लेन निकाल रहे हो। ठीक है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। और जो J वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर, ये कितना है हमारे पास? K इंटू आई कैप। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? आई कैप है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि हमें तो अबाउ द प्लेन चाहिए ना, हमें तो अबाउ द प्लेन चाहिए। ठीक है, Z इज इक्वल टू 0 सरफेस के। यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, व्हाट इज द डायरेक्शन? सो डायरेक्शन यहां पर आ जाएगी आई कैप, ठीक है, J कैप के लिए, क्रॉस N कैप जो कि यहां पर है K कैप। K कैप डायरेक्शन में है ना। ठीक है, अच्छा यहां पर कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस का J कैप, यानी नेगेटिव Y डायरेक्शन, नेगेटिव Y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो रखा है अबव द प्लेन। ओके, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर एम्पियर सर्किटर लॉ लगाना पड़ेगा। एम्पियर सर्किटर लॉ, इसके अनुसार आप एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करेंगे। मान करके चलते हैं एक एम्पीरियन लूप हमारे पास में, ठीक है, इस प्रकार से है। ओके, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, और इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी। तो लेंथ हम कुछ L अज्यूम कर लेते हैं और जो विड्थ है उसको हम B अज्यूम कर लेते हैं, सच दैट कि इसकी जो विड्थ B है इट इज सपोज लेस देन L। ओके, लेंथ के मुकाबले विड्थ को आप लोग यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक एम्पीरियन लूप अज्यूम किया है एंड दिस एम्पीरियन लूप ट्रेवल्स इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन ये कहां से आया है ये आपको पता चलेगा तब जब हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और डेरिवेशन बहुत इजी है। एम्पियर सर्किटल लॉ की सहायता से आप लोग जब देखेंगे तो हमारे पास होगा B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I।
और करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी कितना होता है, तो म्यू नॉट इंटू में जे इंटू में एल, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जे का वैल्यू आपको दे रखा है के आई कैप, मतलब के आ जाएगा आपके पास ये, ओके। एल मैंने सिर्फ यहां पर इसलिए कंसिडर किया है, देखो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर ये वाला लगाया, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फॉर्मूला ये लगाया आपका। लेकिन यहां जो आप एरिया निकालेंगे ना इस रेक्टेंगल का, तो क्योंकि मैंने इस विड्थ को बहुत कम अज्यूम किया है, इस विड्थ को बहुत कम अज्यूम किया है लेंथ के मुकाबले, इसलिए मैंने सिर्फ लेंथ को यहां पर कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो म्यू नॉट इनटू के इनटू एल। अब ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, ये मैंने जो एम्पीरियल लूप अज्यूम किया है इसका कुछ नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये देखो, इसके 4 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जाएगा ए से बी की तरफ, ए बी। दूसरा पार्ट होगा हमारे पास बी से सी की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सी से डी, और नेक्स्ट पार्ट जाएगा हमारे पास डी से ए। क्लियर है। अब देखो इनमें से कौन से जीरो बनेंगे, कौन से नॉन जीरो बनेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ए से बी तक जब आप जा रहे हो, ए से बी की तरफ जब आप जा रहे हो, तो लेंथ कितनी है, एल है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये है हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर एक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो cos 90 बन जाएगा ना इसमें। देखो डीएल वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ओके। ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ये आप एक्स डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे, ओके। ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन, ओके। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डीएल वेक्टर है, और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी डीएल cos 90 बनेगा। तो ये 0 बन जाएगा आपका, दिस इज 0। प्लस में नेक्स्ट है बी से सी, तो बी से सी आप जा रहे हैं, तो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा बी इंटू एल। फिर इसके बाद सी से डी, तो सी से डी जाएंगे, अगेन आपके पास यहां हो जाएगा 0, और नेक्स्ट है डी टू ए, तो यहां पर आ जाएगा बी इंटू एल। क्लियर है। एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट 2bl। तो 2bl की वैल्यू आपके पास आने लग रही है म्यू नॉट इंटू के इंटू एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट के अपॉन 2। ये मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मैग्नीट्यूड है आपके पास, ओके। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना, तो b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट वैल्यू इज म्यू नॉट के डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस जे कैप डायरेक्शन भी हो सकता है, और म्यू नॉट के बाय 2 ये माइनस जे कैप डायरेक्शन भी हो सकता है। माइनस जे कैप कब, जब अबाउ द प्लेन आप बात कर रहे हैं, और प्लस जे कैप कब, जब हम बिलो द प्लेन बात कर रहे हैं, ठीक है। बिलो द सरफेस जेड इज इक्वल टू 0 उसके, ठीक है। अब क्योंकि आपने तो यहां पर प्लेस किया है ना इसको, जो मैग्नेटिक डाइपोल है माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम, आपने इसको यहां पर प्लेस किया है अबाउ द जेड इज इक्वल टू 0 सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला कंसिडर करना है, ठीक है। तो बस अब वैल्यू आपने पुट करनी है जस्ट, तो आप वैल्यू यहां पर रख दीजिए। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू एम, सो यहां पर आ जाएगा के कैप डायरेक्शन क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास म्यू नॉट के बाय 2, एंड दिस इज माइनस जे, ठीक है। सो म्यू नॉट एम के डिवाइडेड बाय 2, एंड के कैप क्रॉस जे कैप हमारे पास हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये आगे एक माइनस साइन और भी है, तो प्लस का आई कैप आ जाएगा। बस ये आंसर है हमारे पास, दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये हमारे पास आने लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, है ना, म्यू नॉट एम के डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई कैप, ओके। सो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। इसमें हमें दे रखा है कि 2 स्मॉल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर एम्बेडेड इन ए वीकली कंडक्टिंग मीडियम, जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब साइलेंट है। पहले तो इतना करते हैं, यहां पर हमारे पास में सपोज करते हैं दिस इज द कंडक्टिंग मीडियम, जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब साइलेंट हमें गिवन है। आगे कहता है कि इसके अंदर 2 मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को एम्बेड किया गया है। तो ये काम करते हैं, ये हमने जो है 2 कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग मीडियम के अंदर 2 मेटेलिक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एम्बेड कर दिया गया है, ओके। और एक बैटरी को कनेक्ट किया गया इनके बीच में। तो मान करके चलते हैं दिस इज डिनोटेड बाय 1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय 2। सो दीज आर द 2 मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज डिनोटिंग द कंडक्टिंग मीडियम। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मान करके चलते हैं कि यहां पर हमारे पास इनिशियली इसका चार्ज कितना था, मतलब चार्ज कितना था इसके ऊपर, Q, ओके। तो यहां पर अगर Q चार्ज हम इसके ऊपर अज्यूम कर लें 1 पे, तो चार्ज इससे रिसाइड होने लग जाएगा, ओके। और बैटरी कनेक्ट करने की वजह से यहां पर 1 और 2 का एक कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा थोड़ी देर बाद, कितने के इक्वल, V नोड के इक्वल, जैसा कि दे रखा है ना क्वेश्चन में, V नोड के इक्वल अचीव हो जाएगा। तो आपने यहां से बताना है कि किसी भी टाइम t पर पोटेंशियल इनके बीच कितना होगा,
तो पोटेंशियल कितना होगा यहां पे, तो चार्ज निकालेंगे एट एनी टाइम t डिवाइडेड बाय c। ये जो c है ना, ये मैंने अज्यूम कर लिया यहां पे कि इस अरेंजमेंट का, इस कंप्लीट अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा Q ऑफ t। ये Q ऑफ t मतलब किसी टाइम t पर चार्ज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखो चार्ज यहां से रिसाइड हो रहा है क्योंकि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और ये तब तक होगा जब तक हमारे पास V नोट जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब इन दोनों में अचीव नहीं हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये चार्ज यहां से रिसाइड होगा, ठीक है, यहां पर मेटल ऑब्जेक्ट 1 से, तो मैं कह सकता हूं कि dq बाई dt हमारे पास क्या होगा, इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, है ना। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा चार्ज इसमें से हमारे पास जाने लगेगा, तो चार्ज क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, dq बाई dt इज नेगेटिव क्वांटिटी, और इस दैट करंट इज नेगेटिव क्वांटिटी, और यू से दैट करंट इज नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, करंट इज द नेगेटिव क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब एक काम करते हैं यहां पे कि जो हमारे पास चार्ज होगा ना, चार्ज, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी में लिख सकता हूं, CV, ये आपके पास वैल्यू है ना, U इज इक्वल टू CV, ठीक है। और V इज इक्वल टू कितना होता है, IR, तो यहां में लिख देते हैं C इज इनटू में IR, ठीक है। R यहां पर मैंने क्या अज्यूम किया है, R इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू मेटल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो रेजिस्टेंस बिटवीन मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज R और C हमारे लिए देखो अननोन है, ये मैंने खुद से अज्यूम किया है अब यहाँ पे। तो R और C को कैलकुलेट करने का एक तरीका रहेगा, मैं आपको वो तरीका बताता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू J डॉट DS, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पर J को आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E, है ना। किसी कंडक्टिंग मीडियम के लिए आप क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओके, तो और करंट लिख सकते हैं आप लोग V इज इक्वल टू IR से इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैं कैसे आपको कनेक्ट करके बताऊंगा अभी कि कैसे आप लोग चार्ज और मतलब ये एज ए कैपेसिटेंस और रेजिस्टर को आप लोग कैसे कनेक्ट करके यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। देन C इंटू R, करंट हमारे पास हो जाएगा माइनस का dq अपॉन dt, सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से आएगा माइनस का dq अपॉन q इज इक्वल टू, ठीक है, एंड 1 अपॉन RC एंड देन dt। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए Q नोड से Q और यहां पर कर दीजिए 0 से लेकर के T तक। सो यहां से आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q नोड e टू द पावर माइनस का T अपॉन RC, और ये वैल्यू यहां रखेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट V ऑफ T इज इक्वल टू, सो Q नोड डिवाइडेड बाय C, दिस इज नथिंग बट V नोड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, एंड देन e टू द पावर माइनस T अपॉन RC। ओके, अब ये जो RC है ना, ये आपको दरअसल कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेशन होगी यहां से। देखो हम जानते हैं कि I को आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I का वैल्यू आप लिख सकते हैं V अपॉन R, ठीक है। सो V अपॉन R इज इक्वल टू, और यहां से आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, सो E डॉट DS वेक्टर, और गॉस लॉ से आप इसको लिख सकते हैं Q अपॉन अपसिलॉन, ठीक है। वैसे अब साइलेंट आएगा क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम का जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है वो अब साइलेंट दे रखा है आपको, और सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन में अब साइलेंट, और चार्ज को आप लिख सकते हैं C इंटू V, ठीक है। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आपके पास आएगा 1 अपॉन RC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसिलॉन, ठीक है, सिग्मा अपॉन अपसाइलेंट। और ये जो 1 अपॉन RC है ना, अब यहां पर आप पुट कर दीजिए, सो दिस इंप्लाइज दैट V ऑफ T का वैल्यू आ गया V नॉट e टू द पावर और माइनस का सिग्मा T अपॉन में अपसाइलेंट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी टाइम T पर, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज इसके अंदर कितना है हमारे पास, जो फाइनल वोल्टेज हमारे पास होगी दैट इज V नोट ना, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जो V ऑफ T है किसी भी टाइम T पर वोल्टेज जो डेवलप हो रखा है इन दोनों के बीच में, वो हो रखा है V नोट इंटू e टू द पावर माइनस सिग्मा T बाय अपसाइलेंट, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि जब टाइम जीरो होगा तो V का वैल्यू कितना होगा, V नोट के इक्वल है। तो स्टार्टिंग केस में हमारे पास V नोट था, और किसी भी टाइम T पर इतना वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर ही तो आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था ना, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने वाला टाइम कौन सा था, t इज इक्वल टू 0, तो उस समय पर तो मैक्सिमम पोटेंशियल था V इज इक्वल टू V नोट, उसका धीरे धीरे डिके होने लगेगा, और ये डिके कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिके होने लग रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है जो कि YZ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट फॉल्स डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी अलोंग द नेगेटिव Z एक्सिस, और रीजन 1 में हमारे पास डिफाइन होता है Z ग्रेटर देन 0, जहां मैग्नेटिक फील्ड I कैप डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। रीजन 2 में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। टाइम डिपेंडेंस बताना है आपने, स्पीड ऑफ द लूप एज इट स्टार्ट्स टू फॉल
फ्रॉम वेल विद इन द रीजन नंबर 1 एंड पासिस इनटू रीजन नंबर 2। ओके, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यहां पर हमारे पास में है, सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ओके, और एक स्क्वायर लूप यहां पर प्लेस्ड है, दिस इज ए स्क्वायर लूप, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप प्लस आई कैप है ना, तो मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है, आउट मतलब बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका लग रहा है, जिसका वैल्यू हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं बी नॉट आई कैप, ओके। और ये जो है ना, ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो आपने बताना है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ आने वाला है, वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको रीजन नंबर 1 नाम दे रहा है और इसको रीजन नंबर 2 नाम दे रहा है, और यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है प्रेजेंट। देखो एक बात बताइए, जब ये स्क्वायर लूप कंप्लीटली रीजन नंबर 1 में होगा या फिर कंप्लीटली रीजन नंबर 2 में होगा, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज आएगा? कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही यहां पे। देखो जैसे मतलब कंप्लीटली अगर यहां पे होता है, कंप्लीटली ध्यान रखिएगा, पार्शियली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कंप्लीटली यहां पर रीजन नंबर 1 में होगा या कंप्लीटली रीजन नंबर 2 में होगा अगर ये स्क्वायर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं आना, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होगी जो उसके मोशन को अपोज कर सके, इसलिए ये जी से फॉल करता रहेगा नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रीजन नंबर 1 में कंप्लीटली ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आने वाला है, और यहां पर भी आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मतलब वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अब देखिए यहां पे ये रीजन नंबर 1 में होगा, रीजन नंबर 2 में होगा। अब ये जो आपका पास है ना, ये वाला जो आपके पास रीजन बच गया, ये है पार्शियल रीजन, मतलब कि अगर ये स्क्वायर लूप जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, अब अगर ये पार्शियली इसमें आता है ना, मान लीजिए इस लाइन को आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाली लाइन को क्रॉस करने वाला है, ये समथिंग यहां पर आ गया है, ठीक है, स्क्वायर लूप यहां पर आ जाता है, तो आप खुद से देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड पहले था यहां पर और यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिड्यूस हुआ है, और अगर रिड्यूस हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट इसके अंदर आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, और इसमें जो भी इंड्यूस्ड करंट आएगा उसकी डायरेक्शन आप पता लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे पता लगाएंगे? देखो ये सीबीआई है, इधर एफबीआई होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये सीबीआई, ठीक है। तो कंडक्टर का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। देखो यहां पर हमारे पास जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंडक्टर का मोशन है, तो इसका मोशन किधर की तरफ है, नीचे है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इस डायरेक्शन में हो गया, और अब ये जो डायरेक्शन है ये होगी इंड्यूस्ड करंट की, तो इंड्यूस्ड करंट है इस डायरेक्शन में, यानी हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, देखो इस प्रकार से, क्लियर है, ये ऐसे जाने वाला है, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आने वाली है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक इंड्यूस्ड करंट आपके पास आ जाएगा और ईएमएफ आपकी इंड्यूस होगी, और आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो मोशन को अपोज करती है, और अगर मोशन को अपोज करेगी तो हमारे पास ये जो जी है ना, तो जी से फॉल नहीं करेगा, आप देखो कुछ जी से कम वैल्यू हो जाएगी, कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। जी से हमारे पास में देखो, ये पहले तो जी से फॉल कर रहा था, लेकिन बाद में क्या होगा, जी से भी कम, मतलब हमारे पास मोशन अपोज करने लगेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा आपका ड्यू टू द ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो हमारे पास मोशन को अपोज करता है, इस वजह से, ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना वो आपका डिक्रीज होगा, वेलोसिटी में चेंज आपका डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल आपकी वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज करेगी, और ये जरूर होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी लेकिन बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज नहीं करेगी, स्लोली वो इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब ये, इस रीजन में आप ग्राफ जो है वो समथिंग ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, समथिंग ऐसा आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ये पार्शियल का है, ध्यान रखिएगा, जब ये लूप पार्शियली रीजन नंबर 1 में होगा, पार्शियली रीजन नंबर 2 में होगा, तब का ग्राफ है। ये कंप्लीटली रीजन नंबर 1 का ग्राफ है, और ये कंप्लीटली रीजन नंबर 2 का ग्राफ है, क्योंकि यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई थी, इसलिए वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ इंक्रीज होती रहेगी लीनियरली, लेकिन यहां पर थोड़ा स्लो रेट से हमारे पास क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ नजर आने वाला है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। इसके बाद के ना कुछ क्वेश्चंस इजी पूछ रखे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया जा रहा है वैक्यूम से, फ्रॉम वैक्यूम नॉर्मली ऑन द प्लेनर सरफेस ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसिडेंट वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है ई नोड और 2 ई नोड बाई 3। इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज ई नोड और ट्रांसमिटेड आपको गिवन है 2 ई नोड अपॉन 3। ठीक है, आगे कहता है कि अगर कोई लॉस नहीं होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने यहां से कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो फॉर्मूला हमारे पास होगा ट्रांसमिटिविटी या फिर ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आप बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है ET डिवाइडेड बाय EI, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड, एंड दैट वैल्यू इज 2n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। अगर आपको R निकालना होता तो फिर फॉर्मूला यूज करते ER अपॉन EI, दैट इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, बट इसका भी यूज नहीं अपने को, इसका यूज है तो यही यूज करने वाले हैं। ET अपॉन EI तो रेशो निकालेंगे तो 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में n1, तो स्टार्टिंग हमारे पास में मीडियम वैक्यूम था तो 1, यहां पर 1 और n2 कोई ना कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है n, तो यहां पर हो जाएगा n। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, सो 1 प्लस n इज इक्वल टू 3, सो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। दिस इज द फिगर, करंट यहां पर कैरी हो रहा है और इसका रेडियस, सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है ना वो आपको दे रखा है r के इक्वल। तो आपने निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमारे पास कितना होगा सेंटर O पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मतलब ऐसे क्लास 12th में करवाते हैं उस टाइप से है। तो यहां पर एक्चुअल में इस वायर के हमारे पास 3 सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट ये वाला, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। तो फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट नहीं होगी क्योंकि अलोंग द वायर आप लोग बात कर रहे हैं, है ना, अलोंग द वायर, और ये जो पॉइंट O है ये हमारे पास इससे कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है ना, अलोंग द वायर। तो 1 और 3 तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड वाला करेगा। कितना करेगा, तो B2 हमारे पास हो जाएगा, किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से होता है फॉर्मूला म्यू नॉट I अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई r। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, पाई के इक्वल। ठीक है, पाई के इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है, पाई के इक्वल बन रहा है इस वजह से। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई, से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 4r। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन आप लोग राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और अगर इनवर्ड है तो आप लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, इसमें आपको एक क्यूब दे रखा है जिसका साइड A के इक्वल है और एक्सिस भी आपको शो किया हुआ है। जस्ट आपने यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का निकालना है। ठीक है, तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है डाइपोल मोमेंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू समेशन QI RI वेक्टर। ठीक है, QI RI वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, एक एक चार्ज आपने कंसिडर करना है। सबसे पहले मैं इस चार्ज की बात करता हूं। ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास में O पॉइंट है जो कि रेफरेंस पॉइंट में ज्यूम कर रहा हूं। यहां से ये वाला चार्ज A दूरी पर है, यहां से भी A दूरी पर है, यहां से ये वाला डिस्टेंस √3a दूरी पर है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस A दूरी पर है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए, ठीक है, तो -q इंटू में डिस्टेंस है हमारे पास A, और कौन सी डायरेक्शन में है, I कैप डायरेक्शन में, तो I कैप लगाएंगे। ठीक है, प्लस में ये वाला नेगेटिव चार्ज है -q, A वैल्यू है, डायरेक्शन है J कैप, सो A J कैप। नेक्स्ट इसके बाद है ये +q चार्ज, सो +q, और ये हमारे पास में स्पेस के अंदर है। ठीक है ना, मतलब AI कैप प्लस A J कैप प्लस A K कैप, क्या लिखेंगे, AI कैप प्लस A J कैप प्लस A K कैप। ठीक है, ये आपके पास आएगा। ओके, अच्छा, मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये वाले चार्ज तक अगर आपने पहुंचना है ना तो आपने J कैप डायरेक्शन में A जाना पड़ेगा, K कैप डायरेक्शन में A जाना पड़ेगा, और I कैप डायरेक्शन में A जाना पड़ेगा, तब आप इस चार्ज पर पहुंचेंगे। इसलिए मैंने तीनों कंसिडर किया है। ठीक है, और लास्ट में एक और चार्ज बच जाता है ये वाला, सो प्लस का Q, और ये डिस्टेंस है A, और डायरेक्शन हमारे पास है K कैप। ओके, बस इसे सोल्व करना है। देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो मेरे पास आएगा -q A I कैप। अच्छा, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है, देखो -q A I कैप और यहां से A I कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, सो 2q A K कैप। बस आंसर है इसका,
2qa k कैप, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गिवन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इनर्शियल फ्रेम में गिवन है। मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहां पे। चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है कि हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम में जहां ट्रेजेक्टरी इस पार्टिकल की यूनिफॉर्म पिच्ड हेलिक्स हो। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास ये वाला फ्रेम है, लेट अस कॉल इट एज एस फ्रेम, और एक हमारे पास कुछ एस डैश फ्रेम है जो कि आल्सो एक इनर्शियल फ्रेम है। और आपको पता है इनर्शियल फ्रेम्स की जब बात हो रही होती है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो आपको पता है कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एक लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी, और एक दूसरी क्वांटिटी और आती है ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों में देखो ना, ये वाली कंडीशन इंपोज करूं तो मेरे पास आएगा ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले फ्रेम में होगा ई डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो ये कंडीशन तो मैंने इंपोज कर दिया, लेकिन अभी देखो यूनिफॉर्म पिच हेलिक्स बोला गया है ना, तो इसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको जो यहां पर पाथ देखने को मिलता है चार्ज पार्टिकल के, वो 4 तरीके के मिल सकते हैं। 1 बाय 1 में एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, 4 केस आपके होंगे, 1 2 3 4, इनको आप याद रख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो के केस में बता रहा हूं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, तो इसके भी 2 केस बनेंगे। हो सकता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर वेलोसिटी, ठीक है, परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड, किसी एंगल पर हो। एक तो ये केस बन गया। थर्ड, एक ये केस हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो हो और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। और एक केस आपका ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन जीरो है और वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये 4 केस आपके बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इनके पाथ्स देखिए, चारों पाथ अलग होते हैं, चारों के चारों पाथ अलग होंगे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर लोरेंज फोर्स लगेगा। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और v इज परपेंडिकुलर टू b का केस है, इसका मतलब यहां पर बनने वाला है सर्कुलर पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर किसी एंगल की बात चल रही है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ एंगल है एक्सेप्ट 90 डिग्री, तो हेलिक्स पाथ बनेगा और उसका यूनिफॉर्म पिच होगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म पिच हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसमें हमारे पास पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन आपके पास में कर्व होगा। और लास्ट हमारे पास है v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, ऐसे केस में पाथ होता है नॉन यूनिफॉर्म पिच हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ठीक, ये आपने ध्यान रखना है। यहां स्ट्रेट पाथ होगा हमारे पास, क्योंकि लोरेंज फोर्स में अगर v परपेंडिकुलर टू b हो गया तो QE और QVB दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, स्ट्रेट पाथ हमारे पास आने वाला है। v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, ऐसे केस में नॉन यूनिफॉर्म पिच हेलिकल पाथ आता है। ठीक है, अब अगर आपको यूनिफॉर्म पिच हेलिकल पाथ चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा और वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा जो फ्रेम था, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में यहां पर ई डैश स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन के लिए। और अगर ये 0 हो जाता है देन ये आपके पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, सो दिस विल बी लेस देन 0। ठीक है, दिस विल बी लेस देन 0। ई स्क्वायर का वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हैं, सो 9a स्क्वायर प्लस का 16 माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट कीजिए, सो 25a स्क्वायर। ओके, एंड दैट वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -16a स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0, तो 16 इज लेस देन 16a स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। आंसर है, कंडीशन पूछा गया था, ये कंडीशन आपके पास आ रहा है, a स्क्वायर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है कि 2 पैरेलल कंडक्टिंग रिंग्स हैं, दोनों की रेडियस r के इक्वल है और ये r ही डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। कहता है कि प्लेन जो रिंग्स का है देयर आर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स व्हिच आर टेकन टू बी द x एक्सिस। तो ये x एक्सिस इसमें शो किया हुआ भी है, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं।
आगे कहता है कि रिंग्स सेम करंट आई जो है वो कंटेन किए हुए हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए अलोंग द एक्स एक्सिस, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का क्या होना चाहिए। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने किया होगा। ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, इसका सेंटर कुछ O1 से नाम दे देता हूं, इसका सेंटर कुछ O2 के नाम से मैं डिनोट कर देता हूं। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। यहां पे ये सेंटर है, सपोज करते हैं O के इक्वल है, ये डिस्टेंस R/2 के इक्वल दे रखा है और ये डिस्टेंस भी आपको R/2 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अच्छा किसी भी दूरी पर, तो मैं काम करता हूं यहां पर एक पॉइंट P मान लेता हूं जो कि यहां से कितना दूरी पर है, x दूरी पर है सेंटर से। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं पॉइंट P पर ड्यू टू दीज टू सर्कुलर कॉइल्स, तो वैल्यू कितनी आएगी आप देखिए। इसका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर हमारे पास होगा। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से देखो सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में करंट हमारे पास जाने लग रहा है, तो हमारे पास वैल्यू होगी म्यू नॉट I R² डिवाइडेड बाई 2 एंड R² प्लस में, और डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से लेकर के यहां तक का, तो ये डिस्टेंस है R/2 और प्लस में x, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से R/2 प्लस का x का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि करंट हमारे पास सेम डायरेक्शन में है दोनों कॉइल्स के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। ओके, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर आएगी प्लस में म्यू नॉट I R² डिवाइडेड बाय 2 ऑफ R² प्लस में, अब ये डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा सेकंड कॉइल के लिए, तो O2 से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस है R/2 माइनस का x, तो यहां पर आ जाएगा R/2 माइनस का x का होल स्क्वायर और इसकी पावर आएगी 3/2। ठीक है, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। अब क्या करना है, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब P वर्सेस x का आपको ग्राफ यहां पर प्लॉट करना है। ओके, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो ये हम एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है टोटल r। अगर मैंने x की वैल्यू r रख दिया और मैं अगर निकालता हूं dB/dx या फिर आप निकाल लो चाहे d²B/dx², आप देखेंगे दोनों वैल्यूज आपके पास 0 मिलेंगी। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर पूरा डेरिवेशन आता है इस प्रकार से। ठीक है, आप देखेंगे dB/dx और d²B/dx² x इक्वल्स टू r पर वैल्यू कितना देगा आपको 0। इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो r दूरी आप देख रहे हो ना, मतलब O1 से लेकर के O2 दूरी, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर आप एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दूसरे की वजह से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट O1, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट O2 और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट O। ओके, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड O1 से लेकर के O2 तक हमारे पास में यूनिफॉर्म है, तो दोनों हमारे पास सर्कुलर कॉइल्स का रिजल्टेंट वो आएगा यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है वो आना चाहिए, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स सच दैट O1 से लेकर के O2 तक आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं यहां पे, x इक्वल टू r पर हमारे पास dB/dx और d²B/dx² तो 0 आ रहा है, लेकिन जब x इक्वल टू r यहां इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, वो आप यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस ग्राफ के इस साइड और इस ग्राफ के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आपका रिड्यूस होने वाला है, डिक्रीज करेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस वजह से, और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो आपका ग्राफ इस प्रकार से जाने वाला है, स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट ग्राफ आना चाहिए, इसलिए यहां पर मैं देख सकता हूं ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है आपका O और अगर ये O2 है, ये O1 है, तो ये डिस्टेंस आपका -r/2 होगा और ये डिस्टेंस आपका r/2 होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।